हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्मार्ट केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग यहाँ क्लास 10th का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो आप यहाँ पे देखिए ध्यान से। आप लोग जो भी बच्चे क्लास 9th से 10th में जा रहे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट से ये लेक्चर। अगर आप क्लास 10th में हैं, अभी आपको एग्जाम देना है, तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट्स है। आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे। और आप लोग इसको कॉपी पेन लेके बैठिए और अच्छे से पढ़िए। सो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो संपूर्ण ब्रह्मांड जो है द्रव्य तथा ऊर्जा से मिलकर बना है। संपूर्ण जो ब्रह्मांड है वो किससे बना हुआ है? द्रव्य तथा ऊर्जा से मिलकर बना हुआ है। इसके लिए फार्मूला भी आइंस्टीन ने दिया था, E=mc²। जानते होंगे आप लोग, क्लास 9th में पढ़ाया गया है। तो जो ये ब्रह्मांड होते हैं, पूरे ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड, ये द्रव्य तथा ऊर्जा से मिलकर बने होते हैं। द्रव्य में परिवर्तन, द्रव्य में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक होता भौतिक परिवर्तन और एक होता रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पे देखिए, भौतिक परिवर्तन, द्रव्य में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पे आपको मैंने नोट्स भी राइट करवा दिया है। तो देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन मीन्स फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या इसमें दिखता है? पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, पदार्थ में होने वाले परिवर्तन जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार, भौतिक गुण तो परिवर्तित होते हैं। मीन्स जो इस पदार्थ में जो परिवर्तन होता है, इस अवस्था के अंतर्गत, भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत, उसमें क्या होता है? भौतिक अवस्था, आकार और भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। मीन्स उस पदार्थ का जो रासायनिक संगठन है, जो उसके पार्टिकल्स मिलके उस पदार्थ को बनाए थे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तथा उसमें कोई द्रव्यमान में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ना ही कोई नया पदार्थ बनता है। मीन्स उस परिवर्तन में, फिजिकल चेंज में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जो पदार्थ रहता है वही पदार्थ रहता है। भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे जल का बर्फ में परिवर्तन। मीन्स जल अगर बर्फ में परिवर्तित हो जाए तो दोबारा से अगर बर्फ पिघल जाएगा तो क्या बनेगा? जल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। तो वो जल ही है। सो यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता, ना ही कोई नया पदार्थ बनता है। इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। सिर्फ यहाँ पे भौतिक अवस्था, आकार और भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। फिर है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? केमिकल चेंज। पदार्थ में होने वाले वह परिवर्तन, पदार्थ में होने वाले वह परिवर्तन, पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन व द्रव्यमान परिवर्तित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं। मीन्स यहाँ पे क्या होता है? पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिनमें पदार्थ के जो अणु होते हैं वो रासायनिक संगठन और द्रव्यमान दोनों मिल करके, दोनों परिवर्तित होकर के क्या करते हैं? एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनाते हैं। रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे जंग लगना, मूर्छा का नाम जानते होंगे आप लोग। लोहे में जो जंग लगता है, मूर्छा जिसे कहते हैं। तो जो लोहे में जो जंग लगता है तो वो लोहे से अलग पार्ट बन जाता है, यानी वो मूर्छा जो होता है, जो जंग होता है, वो क्या होता है? अलग पदार्थ बन जाता है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके के चेंज देखने को मिलते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं? जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु, मीन्स एक या एक से अधिक पदार्थ, कोई सब्सटेंस है जो एक या एक से अधिक हैं, जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर, पुनर्व्यवस्थित मीन्स रीअरेंजमेंट, उनका पुनर्व्यवस्थित होना, जब कोई क्या हो जाते हैं? परमाणु पुनर्व्यवस्थित, पदार्थ मतलब जो पदार्थ होते हैं उनके परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर, रीअरेंजमेंट होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ
मीन्स यहाँ पे एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस परिघटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझिए बात को, जब एक या एक से अधिक पदार्थ के जो परमाणु हैं वो क्या होते हैं, पुनर्व्यवस्थित होते हैं, रीअरेंजमेंट व्यवस्था बनाते हैं और उससे मिलके एक नए पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो जब एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो जो परिघटना होती है, जो ये प्रोसेस होती है पूरी, उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यहां पे देखिए एग्जाम्पल के लिए, यहां पे मैंने एग्जाम्पल राइट किया है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। तो यहां पे देखिए कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे, कार्बन एक क्या है, कार्बन अलग पदार्थ है, ऑक्सीजन अलग पदार्थ है, दोनों क्या कर रहे हैं, रीअरेंजमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पुनर्व्यवस्थित हो रहे हैं। पुनर्व्यवस्थित होने के बाद यहाँ क्या बना रहे हैं, एक नया पदार्थ बना रहे हैं जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देखिए अलग अलग थे अभिकारक में, कार्बन ऑक्सीजन अलग अलग थे, यहाँ पे पुनर्व्यवस्थित होकर एक नया पदार्थ बना दिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये केमिकल रिएक्शन हो गया। मीन्स यहाँ पे देखिए जो कार्बन है, इधर जो पार्ट होते हैं इसे हम कहते हैं कार्बन। कार्बन जो है क्या, अभिकारक, तीर के इधर वाले साइड में क्या होते हैं, अभिकारक। ये कार्बन यहाँ पे क्या है, अभिकारक है। ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, उत्पाद है। तो अभिकारक को हम बोलते हैं इंग्लिश में रिएक्टेंट और उत्पाद को बोलते हैं प्रोडक्ट। आपको ये समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। एक चीज यहां पे और देख लीजिए, इसके जो पदार्थ होते हैं ये इसके अवस्थाओं को प्रदर्शित कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ठोस है, ठोस है, तो ठोस को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एस से करते हैं। किससे करते हैं, एस से करते हैं। मान लीजिए कोई द्रव है तो उसे हम एल से, लिक्विड से करते हैं। अगर कोई गैस है तो किससे करेंगे, जी से करेंगे। किससे करेंगे, जी से करेंगे। और कोई अगर जलीय विलयन है, क्या है, कोई जलीय है अगर, तो जलीय होगा तो हम किससे करेंगे, जलीय को AQ से करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। मीन्स यहां पे पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए, जैसे जो सॉलिड होगा उससे S से, जो लिक्विड होगा द्रव होगा वो L से, जो गैस होंगी उसे G से, और जो जलीय होगा उसे AQ से प्रदर्शित करेंगे। राइट डाउन कर लीजिए। सो अब यहां पे आप देखेंगे रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें भाग लेने वाले तत्वों तथा बनने वाले पदार्थों, जैसे यौगिक, जब रासायनिक अभिक्रिया होती तो क्या बनते हैं, पदार्थ या यौगिक बनते हैं, को सूत्र संकेतों द्वारा प्रदर्शित करने की जो विधि होती है उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। मीन्स उनमें सूत्र और संकेत दोनों लिखा हो, सूत्र और संकेत दोनों अगर लिखा रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं का निरूपण कैसे करते हैं, मैंने यहाँ पे बता दिया है। रासायनिक अभिक्रियाओं का निरूपण किस प्रकार से होता है। सबसे पहले क्या होता है, अभिकारक। क्या होता है, अभिकारक। ये देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आता है अभिकारक। अभिकारक के बाद तीर लगाते हैं, यहाँ पे ताप होता है या दाब होता है या उत्प्रेरक की उपस्थिति में कोई अभिक्रिया होती है तो उसको लिख लेते हैं, चाहे ताप हो, दाब हो, उत्प्रेरक जो होता है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे ताप भी हो सकता है, दाब भी हो सकता है, उत्प्रेरक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए फिर उत्पाद बनता क्या है, उत्पाद बनता है। अब उत्पाद में देखिए एक ऊपर की तरफ तीर लगा, एक नीचे की तरफ तीर लगा हुआ, ये सब मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ अभी। तो अभिकारक जो होते हैं क्या होते हैं, वही पदार्थ जो आरंभ में लिया जाता है। मीन्स ये सबसे पहले अभिकारक, जो पदार्थ आरंभ में लिया गया उसे क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। उत्पाद जो बनता है, यहाँ पे जो उत्पाद, जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, ठोस, द्रव, गैस,
वाष्प और जलीय। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है एस से, ठोस जो होगा तो एस से उसे प्रदर्शित करेंगे, द्रव होगा तो एल से, गैस होगा तो जी से, और वाष्प होगा तो बी से करेंगे। अगर वो जलीय है तो एक्वा सोल्यूशन, एक्वा बोलते हैं उसे। यहाँ पे देखिए जो ये बना हुआ है सिंबल इस तरीके से त्रिभुज के आकार का, अगर ऐसा सिंबल यहाँ पे कहीं लगा हो तो उसको हम समझते हैं कि वो ताप है। क्या है? ताप, यानी ताप के स्थान पे ऐसे करके सिंबल भी बना सकते हैं, ये ताप है। फिर देखिए ये जो तीर है, सिंगल तीर लगी है तो क्या हो गया? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये सिंगल तीर लगी है तो कौन सी अभिक्रिया होगी? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। लेकिन अगर ऐसे करके डबल तीर लगी हो तो वो अभिक्रिया देखिए यहाँ पे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगी। ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगी। डबल तीर लगा रहेगा तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए अगर तीर ऊपर की तरफ गया है, यहाँ पे देखिए दिखाया गया तीर अगर ऊपर की तरफ गया तो गैसीय उत्पाद, जैसे यहाँ ऊपर की तरफ दिखाया गया तो उत्पाद क्या होगा? गैस होगा। लेकिन अगर तीर नीचे की तरफ है तो वो क्या होगा? अवक्षेप होगा। तीर अगर नीचे की तरफ है तो क्या होगा? अवक्षेप। अवक्षेप मतलब होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया के उपरांत बचे हुए पदार्थ में छोटे छोटे जो पार्टिकल्स रह जाते हैं उन्हीं को हम कहते हैं अवक्षेप। तो वो अवक्षेप रह जाते हैं। फिर देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया के यहाँ पे सिंबल देखिए, जहाँ पे ताप, दाब, उत्प्रेरक है, अगर यहाँ पे कहीं डाइल्यूट, मान लीजिए DIL लिखा हो तो मान लीजिए जो अभिकारक होगा उसमें डाइल्यूट का जो एसिड होगा वो डाइल्यूट होगा या कंसंट्रेट होगा। जब एसिड का रिएक्ट कराते हैं तो डाइल्यूट और कंसंट्रेट क्या होते हैं? डाइल्यूट मतलब तनु विलयन के लिए मीन्स जिसमें पानी मिला हुआ हो, ऐसा विलयन जिसमें वाटर की मात्रा हो। और फिर होता है कंसंट्रेट, सांद्र विलयन का संकेत होता है ये। सांद्र मतलब जिसमें कोई मिलावटी पन्ना हो, प्योर एसिड हो, उसे हम कहते हैं कंसंट्रेट एसिड, जिसमें कोई जल की मात्रा नहीं होती है। सो आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए अपने कॉपी में और आगे देखिए इसमें क्या पढ़ाते हैं, और इसका नोट्स आप लिखते रहिएगा। जहां पे आपको दिक्कत होगी आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे अब देखेंगे हम शब्दों, पहला है शब्दों शब्द समीकरण, मीन्स शब्दों द्वारा निरूपण। शब्द समीकरण उसे कहते हैं जो शब्दों द्वारा निरूपण किया जाता है, उसी को शब्द समीकरण कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन बाय वर्ड, इसको हम किससे करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं किससे? वर्ड से करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल ले लिया, जस्ता प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पे लिख दिया जस्ता, ये वर्ड में लिखा गया। देखिए जस्ता प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल क्या बन गया? जिंक सल्फेट, सब क्या लिखा? वर्ड में लिखा हुआ, प्लस हाइड्रोजन, क्या लिखा हुआ है? प्लस हाइड्रोजन। ये जस्ता क्या है? ठोस है। ये क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन है। जिंक सल्फेट क्या है? विलयन है। और हाइड्रोजन क्या है? यहाँ पे ठोस है। तो ये जो इधर वाले जो पार्ट हैं, यहां से लेके यहां तक, ये वाले पार्ट हमारे क्या हैं? अभिकारक हैं। क्या है? अभिकारक। और इधर जो बन रहे हैं ये क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं। क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं। सभी को हम किससे वर्ड किसके द्वारा रिप्रेजेंट कर दिए? वर्ड के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिए। अब इसको हम क्या कहेंगे? शब्दों द्वारा निरूपण या शब्द समीकरण कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? शब्द समीकरण। नंबर 2, प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपण, रिप्रेजेंटेशन बाय सिंबल एंड फॉर्मूले। तो यहां पे रिप्रेजेंट किससे करेंगे? फॉर्मूले द्वारा या सिंबल के द्वारा। तो यहां पे देखिए मैंने क्या कर दिया, यहां पे लिख दिया जिंक, जस्ता, जो यहाँ पे जस्ता था उसी को जिंक लिख दिया। सल्फ्यूरिक अम्ल को यहाँ क्या लिख दिया? H2SO4 लिख दिया। क्या लिख दिया? H2SO4। यहाँ देखिए ये क्या है? ठोस है। ये क्या है? लिक्विड है, मीन्स विलयन। यहाँ पे देखिए यहाँ पे H2ZnSO4 है तो ये क्या है? लिक्विड है। प्लस H2 है तो H2 क्या है? यहाँ पे गैस है। सॉरी यहाँ पे एक जगह मिस्टेक हुआ है, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या था? गैस था, यहाँ पे हमने ठोस लिख दिया। हाइड्रोजन यहाँ क्या है? गैस है। ध्यान दीजिए, आप लोग चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है तो यहाँ पे भी देखिए हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ये आपका लिक्विड, ये आपका गैस, ये आपका लिक्विड, ये आपका सॉलिड। तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन हुआ किसके द्वारा हुआ? सिंबल और फार्मूले के द्वारा। मीन्स यहाँ सिंबल बनाया गया और इसका फार्मूला। सिंबल मतलब सॉलिड, जैसे मान लीजिए हमको लिखना था विलयन तो सॉरी ठोस लिखना था तो हमने लिख दिया यस, सिंबल बन गया। यहाँ पे फार्मूला, जस्ता का फार्मूला रख दिया जिंक। यहाँ पे मान लीजिए फार्मूला रख दिया जिंक हाइड्रोजन सल्फेट का।
सॉरी सल्फ्यूरिक अम्ल का, यहाँ पे क्या रख दिया सल्फ्यूरिक अम्ल का, तो क्या हो गया H2SO4। यहाँ पे देखिए जिंक सल्फेट का देखिए यहाँ पे रख दिया हमने, तो ये क्या हो गया आपका फार्मूला हो गया। यहाँ पे यल क्या हो गया, यल यहाँ पे सिंबल हो गया। तो सिंबल और फार्मूले के द्वारा हम अगर दर्शाते हैं तो यहाँ पे जो सूत्र बनते हैं वो क्या होते हैं, प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित होते हैं। इस प्रकार के जो फार्मूले होते हैं सूत्र और प्रतीक द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ पे देखिए कंकाली रासायनिक समीकरण, इसे स्केलेटन केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण को स्केलेटन केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। तो ये केमिकल इक्वेशन होता कैसा है, जब किसी असंतुलित रासायनिक समीकरण को सूत्रों तथा संकेतों के रूप में लिखते हैं तो वह कंकाली या ढांचा अथवा असंतुलित समीकरण कहलाता है। मीन्स कंकाली समीकरण को हम ढांचा समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ढांचा समीकरण भी कहते हैं या असंतुलित समीकरण भी कहते हैं। तो यहाँ पे कहने का मीन्स ये है, जब किसी असंतुलित रासायनिक समीकरण को सूत्रों और संकेतों द्वारा, कोई रासायनिक समीकरण हो जो असंतुलित हो और उसे रासायनिक समीकरण और सूत्रों द्वारा अगर प्रदर्शित किया जाए यहाँ पे, तो वह अभिक्रिया क्या होती है, कंकाली अथवा ढांचा अथवा असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने लिख दिया H2 + O2 जिस देन H2O। अब यहाँ पे देखिए बैलेंस नहीं है, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 2 हैं। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, सिंगल है। यहाँ हाइड्रोजन 2 हैं। तो यहाँ पे अभिक्रिया क्या है, बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है। अब क्रिया को बैलेंस कर देंगे कैसे, यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण इस प्रकार होगा, आगे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ H2O था हमारे पास ऑलरेडी, यहाँ पे H2O है, इसके आगे 2 लगा दिया मैंने। तो क्या हो गया, 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे भी ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, 1 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन। यहाँ 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, यहाँ आगे 2 लगा तो ऑक्सीजन भी ये 2 माना जाएगा, तो 2 ऑक्सीजन भी हो गया। इस प्रकार हमारी अभिक्रिया क्या हो गई, बैलेंस हो गई। सो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट अगले लेक्चर में। अभी के लिए आप लोग तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और कॉपी पेन लीजिए और आज से एक नया टेक्निक अपनाइए, एक नए तरीके से पढ़ाई कीजिए, एक नया रूल अपनाइए, अपने आप में एक नया परिवर्तन लाइए और नोट्स लिखिए और डेली डे बाय डे जितना पढ़ाया जाता है उन सभी चीज़ों को आप तैयार कीजिए, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में कोई प्रकार की दिक्कत ना हो, जिससे आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। सो थैंक यू, अपना ध्यान दें, स्वस्थ रहें और घर पर रहकर पढ़ें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।